Hello students, welcome to our online portal. Students, this is our third chapter of chemistry, that is atoms and molecules. Students, in atoms and molecules, first of all, we will discuss about atoms. हम इसमें सबसे पहले atoms के बारे में डिस्कस करेंगे. atoms हम किसे बोलते हैं? स्टूडेंट्स, एटम जो टर्म है हमारे पास, ये दो और टर्म से रिलेटेड होती है, दैट इज एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल. एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल. हम जब एलिमेंट और मॉलिक्यूल को समझेंगे तो देखिए चैप्टर का नेम जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये नेम भी हमें क्लियर हो जाएगा. चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले चैप्टर के नेम के बारे में हमें पता होना चाहिए. स्टूडेंट्स, एलिमेंट एक ऐसी टर्म है जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, लाइक आयरन. आयरन एक एलिमेंट है और हम सब इससे फेमिलियर हैं. सिल्वर, सिल्वर एक एलिमेंट है और हम सब इससे फेमिलियर हैं. ऐसे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लाइक गोल्ड, लाइक जिंक, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. हम किसी एक एलिमेंट की एग्जांपल लेके चलते हैं. सपोज आयरन. मान लीजिए हमारे पास कोई आयरन की रोड है. वी हैव अ रोड ऑफ आयरन. आयरन का सिंबल बेटा क्या होता है? Fe. Fe इज द सिंबल ऑफ आयरन. हम केमिस्ट्री में आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं. अब अगर ये रोड है आपके पास एक आयरन की, तो फिर इसमें जो एटम्स प्रेजेंट होंगे, या आपसे बोल दीजिए जो इसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, दैट विल बी ऑफ आयरन. मैं क्या बोल सकता हूँ इसका मतलब? आयरन जो एलिमेंट है वो किससे बना होता है? इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ आयरन. लिसन केयरफुली. एलिमेंट आयरन इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ आयरन. हर एलिमेंट अपने ही एटम से बना होता है. सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर किससे बना होगा? सिल्वर एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर. गोल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड. जिंक इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ जिंक. इस तरीके से हम एलिमेंट और एटम को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. समझिए बच्चे. अब देखिए, मान लीजिए कोई आयरन हमारे घर में, जैसे हम आयरन की कोई भी चीज ले लीजिए, सपोज ग्रिल है हमारे घर में, ले लीजिए स्कूल में ले लीजिए, आयरन की ग्रिल होती है. ठीक है, अगर आप उसको टच कर रहे हो, इट मींस यू आर टचिंग एन एलिमेंट, और यू कैन से यू आर टचिंग अ ग्रुप ऑफ एटम्स. देखो, एलिमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे एक एटम शो नहीं किया, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ एटम्स शो किए. सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ एटम्स present in a group, number of atoms present in a group represents element. एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? तो एटम भी हमारे पास टर्म क्लियर हो रही है और एलिमेंट भी टर्म हमें क्लियर हो रही है. अब बच्चे इसके अंदर आ जाएगा मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल से हमारा क्या मतलब है समझिएगा. देखिए, मॉलिक्यूल की पहले एक एग्जांपल देता हूं जो आपने डेली लाइफ में देखी होगी, लाइक वाटर. वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2. वाटर एक मॉलिक्यूल है. और इसके अलावा CO2, आप सभी फैमिलियर है इससे. कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है. O2, ऑक्सीजन, आप सभी फैमिलियर है इससे. ऑक्सीजन क्या है बच्चे? एक मॉलिक्यूल है. इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब इसको देखिए डिफाइन कैसे करते हैं, ये समझिएगा. देखिए बच्चे, मॉलिक्यूल के अंदर दो टाइप्स आ जाती है. मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स. एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो सकता है. और मॉलिक्यूल कैन आल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स. मॉलिक्यूल एक एटम से मिलकर भी बना हो सकता है, मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से भी मिलकर बना हो सकता है. एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, लाइक ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है. अब इसके अंदर कौन कौन से एटम है? इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के एटम है. इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, दैट इज ऑक्सीजन. इसमें सिर्फ ऑक्सीजन के एटम है. यहां मैं एग्जांपल लेता हूं CO2 की. CO2 is also a molecule, but it is made up of different type of atoms like carbon and oxygen. इसमें दो तरह के एटम है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है. तो जिसमें अलग अलग तरह के एटम हो इज ए मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम. जिसमें एक ही तरह के एटम हो इज ए मॉलिक्यूल ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम. क्लियर?
तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूल। अब इसको मॉलिक्यूल बोला क्यों, ये देखिए। मैं CO2 की बात करता हूँ। मान लीजिए ये आपके पास कोई एटम है कार्बन का, इसको मैंने C से रिप्रेजेंट कर दिया कार्बन। अब ये कार्बन का एटम दो ऑक्सीजन के एटम के साथ मॉलिक्यूल बना रहा है, दो ऑक्सीजन के एटम के साथ। ये ऑक्सीजन का एटम है, दिस वन, इसको मैं रेड से रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए ये आपके पास ऑक्सीजन का एटम है, ये भी आपके पास ऑक्सीजन का एटम है। तो सेंटर में कार्बन है और दोनों तरफ से ऑक्सीजन के साथ ये ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप हो रहा है ना, तो इसको हम ग्रुप नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, इसके अंदर एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। देखो हमने एलिमेंट किसको बोला था, जिसमें एटम ग्रुप्स में थे, एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो रहे थे, सिर्फ एक दूसरे के साथ रखे हुए थे। जिसमें एक दूसरे के साथ एटम रखे हुए हैं उसको तो हम बोल देते हैं एलिमेंट, और जिसमें एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल। दैट इज व्हाई CO2 इज ए मॉलिक्यूल। सिमिलरली आप ऑक्सीजन के लिए भी शो कर सकते हो। मान लो ये एक ऑक्सीजन का एटम है, ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। जब एक दूसरे कंबाइन होंगे देन यू कैन से इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बच्चे बेसिक डिफरेंस होता है एटम्स और मॉलिक्यूल। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी। अब इसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बाद। देखिए इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ लॉज आ जाते हैं, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट लॉ बच्चे हमारे पास इस चैप्टर में आ जाएगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बच्चे हमारे पास आगे फर्दर हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट लॉज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास से बच्चे हमारा क्या मतलब है ये समझिएगा ध्यान से। देखो वैसे तो कंजर्वेशन ऑफ मास एक इंग्लिश की टर्म है, इसके अंदर आपको साइंस से रिलेटेड तो हम बाद में आएंगे। पहले आप इंग्लिश की टर्म कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि मास का कंजर्व रहना। मास का कंजर्व रहने का मतलब क्या है कि मास का डिस्ट्रॉय ना होना। जितना मास हमारे पास अवेलेबल है उतना ही मास हमारे पास रहेगा रिएक्शन के एंड में और रिएक्शन से पहले। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर देखो क्या कहना चाहता है। मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है, लाइक एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम इसमें। सपोज हमारे पास कोई कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास कोई कंपाउंड है, हमने क्या किया, इस कंपाउंड को हीट किया। केमिस्ट्री में बच्चे हीट का जो सिंबल है वो ट्रायंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं हीट को। ठीक है, अब दोनों में से कोई एक मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, तो कैल्शियम कार्बोनेट ने हमें हीट होने के बाद क्या प्रोवाइड किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोवाइड किया। तो बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, total mass of calcium carbonate is equals to total mass of कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो मास हमारे पास पहले था उतना ही मास हमारे पास बाद में होगा। इसे बच्चे हम एक रिएक्शन बोल देते हैं। जो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना आपको, इस एग्जांपल को हम रिएक्शन बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और जो हमारे पास एरो से पहले आपने लिख रखा है इसे हम बच्चे बोलते हैं रिएक्टेंट। इट इज नोन एज रिएक्टेंट। और एरो के बाद हमने जो लिखा बच्चे इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना टोटल रिएक्टेंट का मास होगा दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। टोटल रिएक्टेंट का मास और टोटल प्रोडक्ट का मास दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल। हम कभी भी इसको अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, जनरली हम क्या करते हैं, ये तब मान के चलते हैं जब बीकर क्लोज हो। क्यों, कई बार जैसे मान लो प्रोडक्ट CO2 बन रहा है, इसके अंदर ये गैस की फॉर्म में बनता है तो ये एस्केप नहीं होना चाहिए।
ठीक है। तो एक अगर क्लोज्ड बीकर में अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोल देंगे बच्चे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। आप इसके अंदर ऐसा भी बोल सकते हो दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, mass can neither be created nor be destroyed। इसका मतलब क्या हुआ कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। मतलब क्या हुआ, जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में होगा। क्लियर। अब बच्चे इसी एग्जांपल को देखो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास मान लीजिए 100 है, तो फिर जो प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है इन दोनों का जो सम होगा ना वो भी 100 होगा। अगर मैं आपको एक्चुअल में बताऊं तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास जो बनता है वो कितना होता है 56, और जो कार्बन डाइऑक्साइड इसका मास होता है 44। आप इन दोनों का जब सम करेंगे तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस रिएक्शन पे अप्लाई हो रहा है। याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर रिएक्शन पे अप्लाई होगा, ऑन ईच एंड एवरी रिएक्शन। क्लियर। आई होप ये फर्स्ट लॉ आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे इसको। ठीक है। अब हम बच्चे इसके अंदर एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। देखो इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। एक मैं आपको पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाता हूं इसकी। देखिए बच्चे क्वेश्चन देखो किस फॉर्म में पूछा जा सकता है। आपको क्या कह रहा है, देखिए सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद, लिसन केयरफुली, सोडियम कार्बोनेट reacts with ethanoic acid, reacts with ethanoic acid to form sodium ethanoate, to form sodium इथानोएट। आपको बच्चे वर्ड सुन के तो जरूर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि सोडियम इथानोएट क्या होता है, हमें तो मालूम ही नहीं है। डोंट वरी, सिर्फ क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। सोडियम इथानोएट कार्बन डाइऑक्साइड, इन किसी भी नेम से घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अभी समझ आएगा। देखिए एंड वाटर, ये क्वेश्चन में हमें दे रहा है। इसके साथ ही आपको क्या बता रहा है दैट 5.3 grams of 5.3 grams of sodium carbonate reacts with 6 gram of ethanoic acid, reacts with 6 grams of ethanoic acid to form 8.2 grams of 8.2 grams of sodium ethanoate, sodium ethanoate and 2.2 grams of 2.2 grams of carbon dioxide with 0.9 grams of water, with 0.9 grams of water. Show that this data, ये जो डेटा हमें गिवन है, फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझिए बच्चे, बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट प्लस माइनस है और कुछ भी नहीं। अब हम इसको, जो क्वेश्चन गिवन है ना, इसको मैं रिएक्शन की फॉर्म में लिख लेता हूं। इस क्वेश्चन को हम रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स, यहां लिखता हूं सोडियम कार्बोनेट, रिएक्ट्स का मतलब प्लस का साइन, रिएक्ट्स विद इथानोइक एसिड, रिएक्ट्स विद इथानोइक एसिड। टू फॉर्म कह रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, एरो लगा दो। टू फॉर्म का मतलब है एरो लगा देंगे हम यहाँ पे। टू फॉर्म सोडियम
इथानोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये आपको क्वेश्चन में बोल रहा था। यहां तक देखो, जो क्वेश्चन में बोल रहा था मैंने वो लिख लिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है देखिए बच्चे, इसमें कह रहा है 5.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कितना दे रहा है? 5.3 ग्राम। कितने से रिएक्ट करता है? 6 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड। ये आपने 6 ग्राम ले लिया। फिर क्या कह रहा है? टू फॉर्म 8.2 ग्राम्स ऑफ सोडियम इथानोएट, 8.2 ग्राम्स ऑफ सोडियम इथानोएट एंड CO2 कितना कर रहा है? 2.2 ग्राम ऑफ CO2, 2.2 ग्राम ऑफ CO2 एंड वाटर कितना कर रहा है? 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। फिर कह रहा है ये जो डेटा गिवन है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है? हम सम करके देखते हैं। रिएक्टेंट में देखो, एरो से पहले सम कितना आ रहा है? 6 and 5 11, इट इज 11.3, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर चेक कीजिए सम कितना आ रहा है? इट इज 8.2, 2.2 and 0.9, so 9 and 4 13, 3 carry 1, 11.3, बिल्कुल 11.3। इसका मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास, दोनों का मास का इक्वल। तो यस, above data follow the law of conservation of mass। समझ गए? हमारे पास यही था ना कि आपने ये बताना है जो गिवन डेटा है कि वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन की हेल्प से इसको बता सकते हैं। आई होप बच्चे यहां तक सभी को ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बच्चे, तो अब इसी के साथ का हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड ही। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें। कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज, कैल्शियम carbonate decomposes on heating to form calcium oxide and carbon dioxide, calcium oxide and carbon dioxide। When 10 gram of calcium carbonate, when 10 grams of calcium carbonate decomposes, then 5.6 grams of calcium oxide is formed. Calcium oxide is formed. Calculate the mass of carbon dioxide, ठीक है। Also find the law which is followed by above question। कहता लो भी बताइएगा इसके अंदर कौन सा फॉलो हो रहा है, ठीक है। सुनना बच्चे ध्यान से, जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसको हम पहले यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, मतलब टूट रहा है। कब? ऑन हीटिंग, इसको हम हीट करते हैं। अभी बताया मैंने ट्रायंगल का साइन हीट का मतलब होता है। कह रहा है टू फॉर्म का मतलब प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिख देता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना लिया? 10 डिकम्पोजेस टू गिव 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना दे रहा है? 5.6 ग्राम। हमसे पूछ कर कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 का मास हम निकालना चाहते हैं। हाँ जी बच्चे, अगर आप इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाते हो, कौन सा मास लगाते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आपने ये अप्लाई किया, कंजर्वेशन ऑफ मास अगर आपने अप्लाई किया, तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। मैं बोल सकता हूं देयरफॉर मास ऑफ
कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू mass of calcium oxide plus mass of कार्बन डाइऑक्साइड। हमने अभी पढ़ा पीछे दोनों तरफ का मास इक्वल होता है। यहां मास आपको 10 गिवन है, कैल्शियम ऑक्साइड का मास आपको 5.6 गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड का आप निकालना चाहते हो उसको x से जूम कर लेते हैं तो क्या बचेगा बच्चे 10, 5.6 को हम इस तरफ ले आते हैं, 10 माइनस 5.6 इक्वल्स टू x। तो ये बच्चे आपके पास कितना आ जाएगा, इट विल बी 4.4 ग्राम। ये बच्चे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा कि इसका मतलब 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो आपके पास सेकंड का आंसर भी आ गया। पहले क्या पूछ रहा था, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 4.4 ग्राम, फिर कह रहा है ऑल्सो फाइंड द लॉ व्हिच इज फॉलोड बाय। अब क्वेश्चन कहता है ऐसा लॉ बताइए जो ये क्वेश्चन जो फॉलो कर रहा है, कौन सा लॉ फॉलो किया हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे हम ये लॉ इस क्वेश्चन में अप्लाई करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब बच्चे हम इसके अंदर मूव करते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट लॉ आ जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से हमारा क्या मतलब है। ठीक है, देखना बच्चे ध्यान से, पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। आप पहले वाटर की एग्जांपल लेते हैं। इसमें वाटर हम सभी को मालूम है क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला भी हमें मालूम है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2। ठीक है, अब मान लीजिए आप अपने घर पे हो, आपने वाटर लिया, आपने वाटर पानी पीने के लिए लिया। ठीक है, यू आर ड्रिंकिंग वाटर, इसका मतलब आप क्या चीज कंज्यूम कर रहे हो, H2। ठीक है, आप कब, जब आप घर पे हो। मान लीजिए आप स्कूल आ गए, स्कूल के अंदर आपने वाटर लिया, आप वाटर ड्रिंक कर रहे हो। कहां से, आप जो घर से बॉटल्स लेके गए हो वो नहीं, जो आपने स्कूल के अंदर वाटर कैंपर से लिया है। ठीक है, या फिर वाटर कूलर से आपने जो लिया है, तो वहां पे जो वाटर है उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O। आप अपने फ्रेंड के घर पे गए, वहां पे आपने पानी पिया, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O। आप अपने किसी रिलेटिव के गए, अबोहर में नहीं, अबोहर से बाहर, वहां आपने पानी पिया, उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O। बारिश का पानी आया सपोज, उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई एक कंपाउंड की बात कर रहे हो तो उसका जो प्रोपोर्शन है, उसका जो कांस्टेंट, जो फॉर्मूला है, वो हमेशा क्या रहेगा बच्चे, हमेशा सेम रहेगा। आप वाटर का फॉर्मूला कभी भी H2O से चेंज नहीं कर सकते। वाटर का जो फॉर्मूला है वो हमेशा सेम रहेगा। वो एक अलग बात है, देखो कि हो सकता है वाटर के टेस्ट के अंदर फर्क हो। जैसे मैं आपको एक रफली एग्जांपल देता हूँ, जो जनरली बच्चे डाउट पूछते हैं इसमें कि सर जो पानी हम बोर का लेते हैं, मतलब जो हम मोटर से धरती से एक्सपेक्ट करते हैं, वो पानी जो होता है वो थोड़ा सा सॉल्टी होता है, मतलब उसमें खारापन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका फॉर्मूला चेंज हो गया, फॉर्मूला उसका वाटर ही है। उसका मतलब क्या है कि उस वाटर के अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, उस वाटर के अंदर सॉल्टी कंपोनेंट प्रेजेंट है, सॉल्ट की कंपोजिशन उसके अंदर ज्यादा है। पर इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि उसका वाटर का फॉर्मूला अलग है, नहीं, वाटर का फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, मान लो आपने घर पे पानी लिया, उसमें आपने 1 चम्मच शुगर को ऐड कर दिया, शुगर डिसोल्व कर दी, क्या वाटर का फॉर्मूला चेंज हो गया, नहीं। वो क्या बन गया, एक सोल्यूशन बन गया। वाटर के अंदर आपने शुगर डाल दी तो शुगर का सोल्यूशन बन जाएगा, वाटर का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखिए अब क्या कहता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, कोई भी आपके पास केमिकल कंपाउंड है, जैसे कि हम वाटर की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, कोई भी आपके पास केमिकल कंपाउंड है, इसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है, अब इसमें कौन कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। H बच्चे सिंबल किसका होता है, हाइड्रोजन का, और O सिंबल किसका होता है, ऑक्सीजन का। ठीक है, कहता है जितने भी एलिमेंट ये प्रेजेंट होते हैं और ये जिस पार्ट में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, जैसे 2 हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं एक ऑक्सीजन से, ठीक है, जिस भी पार्ट में कंबाइन करते हैं, कहते हैं इनका अगर आप मास लो और उस मास की रेशो चेक करो, तो ये मास की रेशो बच्चे क्या आती है, सेम आती है। कैसे, अब बच्चे इसके अंदर ध्यान देना, हाइड्रोजन जो होता है ना उसका मास होता है 1, ऑक्सीजन का मास होता है बेटा 16। ठीक है, अब हाइड्रोजन के हमारे पास कितने एटम थे, 2, तो एक हाइड्रोजन का अगर एक मास है तो फिर 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का मास होता है 16, हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 1, तो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 16। ये मास आ गया दोनों का। अब इनकी रेशो लो, हाइड्रोजन का 2 आ रहा है और ऑक्सीजन का 16 आ रहा है, तो ये रेशो कैंसिल आउट करके कितनी आ जाएगी, इट विल बी 1:8। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि वाटर में जो हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन की जो मास की रेशो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास की जो रेशो है वो कितनी होती है, 1:8। अब मैं बात करूं कौन से वाटर की बात कर रहा हूं, घर वाले, स्कूल वाले, मार्केट वाले, फ्रेंड वाले, बॉटल वाले, वाटर कूलर वाले, कौन से वाटर की, कोई भी वाटर, कोई भी आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है, उसके मास की जो रेशो होगी, दैट रेशो विल रिमेन्स कांस्टेंट। इसी को हम बच्चे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इसको मैं डिफाइन करके बताता हूं, देखो आपको कि हम इसको लिखते कैसे हैं। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन। कहता है कोई भी एक केमिकल कंपाउंड है लाइक वाटर, ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स, इसमें हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होंगे, एंड इन द सेम प्रोपोर्शन, हमेशा इसी फॉर्म में होंगे H2O बाय मास, और मास की रेशियो भी इनकी क्या होगी, सेम। ठीक है, सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल था और बहुत इंटरेस्टिंग भी था। इससे रिलेटेड भी हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स भी हम सोल्व कर सकते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं बच्चे इसमें। ये नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, देखिए देखो क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्वेश्चन की फॉर्म में लेता हूं, हाइड्रोजन and oxygen combine in the ratio of combine in the ratio of 1:8 by mass, 1:8 by mass to form water। कहता वाटर बनाने के लिए 1:8 की फॉर्म में कंबाइन होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन would be required to react completely with with 3 grams of hydrogen gas, 3 grams of हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। देखिए बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो पहली चीज इसने हमें क्या बताई कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों किस रेशो में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, दोनों 1:8 की रेशो में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। ठीक है, 1:8 रेशो किसकी है, मास की रेशो है, इट इज द मास रेशो, इस रेशो में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। कह रहा व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब जो डाटा आपको गिवन था उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम से कंबाइन हो रहा है, 8। तो ऐसा बोल सकता हूं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसको 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम हो जाए तो कितना चाहिएगा, इट मींस 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर, कितना क्या हो जाएगा बच्चे, 8 into 3 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दिया आपने कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम चाहिए तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए हमें, 1 के लिए 8 चाहिए तो 3 के लिए कैलकुलेट करने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये बच्चे आपके पास इसके अंदर फाइनल आंसर आ जाए। ठीक है, ये किससे निकाला बच्चे आपने, कांस्टेंट प्रोपोर्शन से। देखो अब ध्यान से, रेशियो 1:8 थी ना, अगर आपने हाइड्रोजन कितना लिया 3 ग्राम, ध्यान से देखिएगा 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यहां लिखता हूं हाइड्रोजन लिया आपने 3 ग्राम, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आ रही है 24, तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन 8:24 आ गई। इसकी रेशियो लीजिए 3 और 24, इसकी रेशियो क्या आ जाएगी 1:8। यही क्वेश्चन कह रहा था कि इसकी रेशियो क्या होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की 1:8। समझ गए। तो ये था बच्चे आपके पास सेकंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको उसको बता दिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर, कंजर्वेशन ऑफ मास के भी और कांस्टेंट प्रोपोर्शन के भी। एक तो ये प्रैक्टिस करने आपने, और साथ में आपको बुक में और भी न्यूमेरिकल मिलेंगे इसके साथ के, वो भी आप इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा।
आपकी बुक में बच्चे पेज नंबर 114, 115 पेज के साथ के क्वेश्चन है, उसको आप ट्राई कीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो डाउट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हम मूव करते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है इसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर बच्चे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हमने याद भी रखना है, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वैसे ये थ्योरी हमें कहती क्या है, इसका जो हम कंक्लूजन निकालें तो ये कहता है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल नोन एज एटम। ये थ्योरी हमें क्या कहती है, ऑल मैटर, कहता कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, कोई भी चीज है हमारे पास यूनिवर्स में, इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब क्या होता है बच्चे, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, जिसे हम क्या बोल देते हैं, एटम बोल देते हैं, ठीक है। कहता हर चीज एटम से बनी हुई है और एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। बच्चे ये किसके अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, ऐसा भी बोल सकते हो और या बोल सकते हो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। वो एक अलग बात है कि आगे जाके हम इस थ्योरी को गलत कर देंगे, ठीक है। हम आगे क्लासेस में जाएंगे ना, तो इस थ्योरी के अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जिसको हम दूर कर देंगे। फिलहाल इसने हमें क्या बताया कि हर चीज एक छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, और उसे हम क्या बोल देते हैं, एटम बोल देते हैं। अब इसके अंदर पॉइंट्स देखिए, अलग अलग तरह के पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट तो आपको मैंने बता ही दिया कि यही पॉइंट है इसका फर्स्ट। सेकंड भी इसके अंदर ही आ जाता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, इनडिविजिबल मैंने बोल दिया यहाँ पे, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। थर्ड क्या कहता है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब ना तो हम नया एटम बना सकते हैं, ना किसी एटम को हम खराब कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी एक एलिमेंट की अगर हम बात करें, इन एन एलिमेंट ऑल एटम्स आर ऑफ सेम टाइप। ऑल एटम्स आर ऑफ सेम टाइप, मतलब कहने का क्या है बच्चे इसके अंदर, कि मान लीजिए आपके पास एलिमेंट, जिसकी एग्जांपल है आयरन, तो आयरन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे सभी आयरन के ही होंगे। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में जितने एटम्स होंगे सभी गोल्ड के ही होंगे, ठीक है। और ये एटम्स जो होंगे बच्चे, फिफ्थ पॉइंट में क्या कहता है कि इन सभी की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम। इन सभी की प्रॉपर्टी सेम होगी। सेम एलिमेंट के एटम सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, और जो डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे। सेम एलिमेंट के एटम सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, और डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन के जो सभी एटम्स हैं वो आयरन की प्रॉपर्टी शो करेंगे, और आयरन का एटम, गोल्ड का एटम, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, अलग। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आयरन और गोल्ड की प्रॉपर्टी सेम होने लगी, फिर दोनों में डिफरेंस ही क्या रहेगा। तो आयरन के एटम्स आयरन की प्रॉपर्टी शो करेंगे, गोल्ड के गोल्ड की। इसका मतलब सेम एटम्स सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, और डिफरेंट काइंड एटम्स डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है इस थ्योरी के अंदर, कहता अगर अलग अलग एटम्स को हम कंबाइन करवाएं, डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ही समझ लीजिए,
कह रहा है अलग अलग एटम्स जो है वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब हमने चैप्टर शुरू किया मैंने तभी बता दिया मॉलिक्यूल क्या होता है। जब अलग अलग एटम्स कंबाइन करेंगे, लाइक एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन कंबाइन किए तो मॉलिक्यूल बना दिया। लाइक एक कार्बन का एटम लिया और एक ऑक्सीजन का लिया, एक ऑक्सीजन का लिया, तो ये क्या बन गया, CO2 बन गया। ये क्या बन गया, O2 बन गया। तो एटम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं बच्चे, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये भी हमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से पता लगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है बच्चे कि जो आपने याद रखने हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट एक और बताता हूं आपको कि एक ही तरह के एटम जो हैं वो मिलके अलग अलग कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन की बात करूं तो कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO2 भी बना सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO भी बना सकते हैं। CO2 हम किसे बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और CO हम किसे बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो एक ही तरह के जो एटम, देखो कार्बन ऑक्सीजन सेम एटम है, सेम काइंड्स ऑफ एटम्स कैन फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। डिफरेंट कंपाउंड्स का मतलब CO अलग बना दिया, CO2 अलग बना दिया। ठीक है, तो ये बच्चे थी हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्लियर? आई होप यहां तक बच्चे आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर बच्चे एक लास्ट पॉइंट बताता हूं बस आज के लेक्चर का, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ड्रॉबैक्स का मतलब क्या होता है बेटा, कमियां। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ड्रॉबैक्स की जगह पे बच्चे आप लिमिटेशन वर्ड भी यूज कर सकते हो। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कि इसकी कमियां क्या थी, इस जो थ्योरी थी। देखो इन्होंने क्या कहा था बच्चे कि एटम जो होता है ना वो इनडिविजिबल होता है। थ्योरी ने क्या कहा था, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, कि एटम इज इनडिविजिबल। इंडिविजुअल मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। बट बच्चे बाद में हमने जो हमारे पास स्टडी की हमने, उससे हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब्सटेंस के बारे में पता लगा, ये पार्टिकल्स के बारे में पता लगा। और ये सब पार्टिकल्स किस में प्रेजेंट थे, एटम में। इसका मतलब हमने एटम को डिवाइड कर दिया। तो ये पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए ये क्या बन गई बच्चे, इसकी कमी बन गई। ठीक है, कुछ बच्चे हमारे पास एटम्स ऐसे थे सेम एलिमेंट के, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। क्या कहा था थ्योरी ने कि सेम एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टी सेम होगी। प्रॉपर्टी के अंदर क्या आ जाता है, मास भी आ जाता है, उनका मास भी सेम होगा। पर बच्चे अब मैं कार्बन की अगर एग्जांपल दूं ना आपको, तो हमारे पास कार्बन के एटम्स ऐसे भी होते हैं जिनका मास 12 होता है, और कार्बन के एटम ऐसे भी होते हैं जिनका मास 14 होता है। ठीक है, तो सेम ही एटम के एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका मासिस अलग अलग हो। जबकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती थी इनका मासिस क्या होगा, हमेशा सेम होगा। पर हमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट मिल गए जिनका मासिस अलग अलग था। तो ये भी इसकी एक कमी बन गई। इसके बारे में भी डाल्टन ने हमें कुछ नहीं बताया था। ठीक है, इसके अलावा डाल्टन क्या कहता था कि डिफरेंट एलिमेंट का मास हमेशा डिफरेंट होगा। वो पॉइंट भी गलत हो गया। अब देखो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं। कार्बन कुछ ऐसे होते हैं जिनका मास 14 होता है, और नाइट्रोजन का मास भी 14 होता है। तो डिफरेंट होने के बावजूद भी इनकी ये मास वाली प्रॉपर्टी सेम हो गई। एटम तो डिफरेंट है, कार्बन अलग है, नाइट्रोजन अलग है, पर इनका मास क्या आ गया, सेम। तो डिफरेंट होने के बावजूद भी कुछ प्रॉपर्टी सेम हो सकती है। बट डाल्टन ने कहा था ऐसा नहीं होगा। तो ये भी बच्चे एक लिमिटेशन बन गई। तो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की ड्रॉबैक या लिमिटेशंस के अंदर आ जाते हैं। ये तीनों पॉइंट्स बेटा आपने सभी ने याद करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो आप ये तीनों पॉइंट्स उसमें इसी तरह से एक्सप्लेन करें। तो ये था बच्चे आपके पास आज का लेक्चर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी बच्चे कोई डाउट आता है इसमें तो हमारा जो डाउट क्लास होगी आप उसके अंदर इसको पढ़िएगा अच्छे से। डाउट क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।